हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल कोलिजन थ्योरी के बारे में। इसमें हम कोलिजन थ्योरी ऑफ बाई मॉलिक्यूलर गैसेज रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस थ्योरी को आरेनियस और वॉन हॉफ ने डेवलप किया था और रिएक्शन रेट्स की ये एक अर्लीस्ट थ्योरी है। अब देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो उसी कंडीशन में प्रोसीड होती हैं जब दो स्पीसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और उनके कांटेक्ट में आने से ये सपोज किया जाता है कि वो रिएक्टेंट स्पीसीज रिएक्ट करने से पहले कोलाइड करती हैं। मींस दोनों के बीच में कोलिजन होता है और इसी कोलिजन की वजह से रिएक्शन होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम गैसेज रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो गैस के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज दी गई थी और इसके अकॉर्डिंग एक ही स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स के बीच में पर सेकंड पर क्यूबिक मीटर जो नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एक तरह की स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होती हैं। अगर हम ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें दो डिफरेंट गैसेज ए और बी रिएक्ट कर रही हैं तो उस केस में इन अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रहे हैं उनकी रेट को हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एन ए और एन बी नंबर ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, डी ए वी एवरेज कोलिजन डायमीटर हो जाएगा जिसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। म्यू यहाँ पर रिड्यूस मास होगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और के यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम कोलिजन नंबर को दो गैसेस के मोलर मास एम ए और एम बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वेशन 2 को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। हमने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट की है और के की जगह हमने आर लिखा है। देखिए, आर और के में ये रिलेशनशिप होती हैं। देखिए, यहाँ पर आर या जो गैस कांस्टेंट है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के मोलर इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए, अगर हम किसी भी स्पीसीज के 10 टू पावर 19 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 29 कोलिजन्स पर सेकेंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल किसी दूसरी स्पीसीज के मॉलिक्यूल के साथ पर सेकेंड 10 टू पावर 10 कोलिजन्स करता है। अब अगर हर कोलिजन की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 टू पावर -10 सेकेंड ही लगते हैं और अगर हम इस प्रिडिक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल रेट के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे मैच नहीं करती हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मॉलिक्यूल्स में जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मींस सारे कोलिजन्स में से कुछ कोलिजन ही केमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन से कोलिजन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? तो देखिए, ऐसे कोलिजन्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होती हैं वो ही रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के डायनेमिक्स की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उससे ये पता लगता है कि मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में पर सेकेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उसको हम इक्वेशन 4 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके लिए जो मॉलिक्यूल्स की लाइन ऑफ सेंटर के अलोंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो Z1AB हैं वो ए और बी के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनकी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी रेट जो कि इसके इक्वल होगी। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हम ZAB की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी जो कि ए और बी के बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं उनकी रेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम रेट कांस्टेंट के लिए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हम कंसंट्रेशन को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, क्यूबिक डेसीमीटर को हम लीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन इसके इक्वल हो जाएगी और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर Na एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की है और फिर हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट की है। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। फिर यहाँ से हम K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी
और एक Na यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन 5 की बात करें तो उसमें हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम जब आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू आ जाती है। देखिए यहाँ पर ये हो गया K2 और यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। तो इस तरह से जो A की वैल्यू आती हैं वो इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 8 A की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए आरएनएस इक्वेशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू है वो लाइन ऑफ सेंटर के अलोंग टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी E से रिलेटेड होती हैं और यही एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब इस कोलिजन थ्योरी की बात करें तो ये सिंपल गैसियस रिएक्शन पर एप्लीकेबल होती हैं। अगर रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही हैं तो जो ऑब्जर्व्ड रेट फाउंड होती हैं वो थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड रेट से बहुत कम होती हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है उसके रीज़न क्या होते हैं, तो देखिए कोलिजन थ्योरी की बात करें तो इसमें जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है, जिनके पास किसी भी तरह की इंटरनल एनर्जी नहीं होती हैं। अब देखिए स्फेरिकल मॉडल की बात करें तो इसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कोलिजन की इफेक्टिवनेस है वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। मींस जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका कोलिजन की इफेक्टिवनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड माना जाता है और इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन के इफेक्ट को इग्नोर किया जाता है। तो इसी वजह से जो कोलिजन थ्योरी है वो सिर्फ सिंपल गैसियस रिएक्शन पर ही एप्लीकेबल होती हैं। अब कोलिजन थ्योरी को जनरलाइज करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसी भी रिएक्शन में जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है उससे रिलेटेड होता है। तो हम आरएनएस इक्वेशन में ये फैक्टर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो स्टेरिक फैक्टर है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के उस फ्रैक्शन के इक्वल होता है जो कि उन मॉलिक्यूल्स A और B को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास रिएक्शन होने के लिए नेसेसरी रिलेटिव ओरिएंटेशंस होते हैं। अब स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो इसकी रिलायबल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती हैं। अब कोलिजन थ्योरी की बात करें तो इसकी हेल्प से हम आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें स्टेरिक फैक्टर P भी इंक्लूड होता है। देखिए अनलाइक मॉलिक्यूल्स के लिए A की वैल्यू ये हो जाएगी और लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए A की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इन इक्वेशंस की बात करें तो इनमें मोलर मास की यूनिट ये रहेगी और A की यूनिट ये रहेगी।